हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमिकल हब एंड इंटरव्यू स्टार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज फिर लेकर आ गए हम पार्ट टू। जैसा कि पार्ट वन आपको देख चुके हैं, पहले अपलोड कर चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे पार्ट टू, फंडामेंटल स्टेचूमेंट्री, केमिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स के बारे में। स्टेचूमेट्री बेसिकली, स्टेचूमेट्री क्या है? स्टेचूमेट्री जो है न्यूमेरिकल बेस जो भी मटेरियल बैलेंस होता है हमारा, उसमें हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं वो स्टेचूमेट्री कहलाती है। ठीक है। अब स्टेचूमेट्री में क्या क्या कवर अप होता है, ये कन्फ्यूजन है। स्टेचूमेट्री में मटेरियल एनर्जी बैलेंस लगभग सभी को पता होता है, क्योंकि हम अपने सिलेबस में पढ़ चुके हैं कि मटेरियल एनर्जी बैलेंस आता है। मगर मटेरियल एनर्जी बैलेंस ओनली, मटेरियल एनर्जी बैलेंस हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हमें कुछ बेसिक चीज़ों का ज्ञान ना हो, यानी कि बेसिक चीज़ें हमको पता ना हो। तो उसके लिए हम इसमें दो चीज़ें और एडअप कर लेते हैं। एक हमारा मोल कॉन्सेप्ट और दूसरा हमारा थर्मोडाइनमिक्स। अगर थर्मोडाइनमिक्स हमें पता है तो हमें जो भी कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं, कोई भी हमें सबस्टेंस, गैस होगी, लिक्विड होगी, कुछ होगा, जो भी हमें मतलब हमें कैलकुलेशन में हमको दिया जाएगा, उसकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में हमको पता रहेगा। इसलिए हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में भी पढ़ते हैं। दूसरी चीज़, हम मोल कॉन्सेप्ट, अगर मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट से हमें उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब उसको यूनिट बेस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे स्टेचूमेट्री है उसमें हम थर्मोडायनेमिक्स, मोल मोल कॉन्सेप्ट और साथ साथ में हमारा मटेरियल एनर्जी बैलेंस, तब मटेरियल एनर्जी बैलेंस लेके चलते हैं। तो जैसा कि पार्ट वन में हम मोल कॉन्सेप्ट को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। आशा है आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हुआ करे अगर, तो फिर कमेंट भी कर सकते हो आप। और साथ साथ हमारा जो कमेंट बॉक्स में लिंक रहता है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको भी ज्वाइन कीजिए। उसको कोई भी ज्वाइन नहीं कर रहा है। उसमें इसके अलावा भी बहुत सारी स्टडी मटेरियल समय समय पे डालते रहते हैं, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। जैसे पंप के बारे में, डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, उससे आप ही को हेल्प मिलेगी, आपका ही तैयारी में और अच्छा होगा। चलिए आज का शुरू करते हैं, पार्ट टू। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम पढ़ना जरूरी होता है अगर हम स्टेचूमेट्री पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि स्टेचूमेट्री हम तभी कर पाएंगे जब हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में हमें पता होगा, थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ठीक है। तो उसके लिए आज हम थर्मोडायनेमिक्स पे डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम आपने बहुत सुना होगा दोस्तों, थर्मोडायनेमिक सिस्टम ये। तो सबसे पहले जानिए थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता क्या है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली क्या होता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी और अ मैटर और अ रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी। मतलब बेसिकली मैं हिंदी में तुम्हें समझाता हूँ। थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली कोई भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ मैटर, मतलब किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, कोई भी मटेरियल हो सकता है। ठीक है। पानी हो गया, ठीक है, हवा हो गई, या फिर कुछ भी हो सकता है, ए टू जेड जो भी हमारा मैटर उपलब्ध है हमारे मतलब इन्वायरमेंट में, तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। मगर उस मैटर का भी एक स्पेसिफिक पार्ट, लेट सपोज अब पूरे इन्वायरमेंट में हमारा क्या एयर है। ठीक है, पूरे एयर इन्वायरमेंट में एयर है, मगर हमें किसी स्पेसिफिक पार्ट की स्टडी करनी है। ठीक है। तो अगर हम उसमें से कोई स्पेसिफिक पार्ट ले लेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इसी तरीके से कोई जगह हो सकती है, रीजन हो सकता है। ठीक है। कोई भी स्पेस में, पूरा स्पेस में कोई भी एक रीजन चुन लो। ठीक है। वो स्पेस में कोई भी रीजन जिस पे हम स्टडी करने वाले हैं, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हम इसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जो भी स्पेसिफिक जो चूज करेंगे हम, उसके थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसलिए इसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमें पता हो गया। ठीक है। अब उसके भी क्या है कि नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज एनर्जी और मैटर विद इट इज कॉल्ड द सराउंडिंग। ठीक है। अब सराउंडिंग क्या होता है? ठीक है। और नेक्स्ट है कि द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज बाउंड्री। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है बेसिकली? ये अगर हमने कोई भी सिस्टम चुना है, ठीक है, तो ये तो हमारा सिस्टम हो गया, इसके इंटरनल पार्ट जो भी होगा वो हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। फिर इसके एक्सटर्नल में जो जो कुछ भी होगा, ए टू जेड जो भी होगा इस एक्सटर्नल में, उसको हम सराउंडिंग बोल देंगे दोस्तों, सराउंडिंग बोल देंगे। ठीक है, सराउंडिंग। ठीक है। और जो सिस्टम को, जो सिस्टम हमारे यहाँ था, ठीक है, सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसको हम बाउंड्री बोल देंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम बाउंड्री बोल देंगे। ठीक है, इसको हम बाउंड्री बोल देंगे। अब क्या है इसमें एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो बाउंड्री है हमारी, वो हमारी रियल भी हो सकती है, मतलब हमें अपनी आंखों से दिख भी सकती है, दूसरी इमेजिनरी भी हो सकती है, दूसरी इमेजिनरी भी हो सकता है कि ये हमको दिखे ना। ठीक है, तो ये दोनों तरीके की हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि सिस्टम क्या होता है हमारा? सिस्टम इंटरनल पार्ट को बोलते हैं, दूसरा सराउंडिंग, बाहर जो भी होता है बोलते हैं, और सराउंडिंग और सिस्टम को दो अलग करता है, उसको हम बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। ठीक है।
और बाउंड्री जो है वो 2 टाइप की हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है हमारी और रियल भी हो सकती है। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स के बारे में। टाइप्स मतलब थर्मोडायनामिक सिस्टम जो होता है उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। थर्मोडायनामिक्स में बेसिकली हम 3 सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। एक ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम, तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। सॉरी दोस्त, चलिए जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और सिस्टम। लेट्स सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है दोस्तों, इसके अंदर कुछ मटेरियल है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है। ठीक है, साथ साथ इसकी कुछ हीट भी रहेगी। ठीक है, यहाँ मान लो हम हीट दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमारी कोई भी हीट भी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम होता है जिसमें हमारा जो सब्सटेंस है उसका ट्रांसफ़र, जो सब्सटेंस है हमारे इसके अंदर जो भी मटेरियल है उसका ट्रांसफ़र, और हीट जो हम यहाँ से दे रहे हैं हीट का ट्रांसफ़र, दोनों का होता है। ठीक है दोस्तों, इसे बताता हूँ। ये सिस्टम है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस है। ठीक है, अब इसके हीट देंगे या फिर गर्म करेंगे या प्रेशराइज करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो इसमें जिस सिस्टम में हमारा हीट और मास, हीट और मास, ठीक है, हीट और मास दोनों ही ट्रांसफर होते हैं, उसको हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? क्लोज सिस्टम में हमारा सिस्टम, ठीक है दोस्तों, क्लोज सिस्टम में हमारा क्या होता है? ओनली हीट का ट्रांसफर होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसमें हीट का ट्रांसफर होता है, मास का नहीं होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? क्लोज सिस्टम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम जैसा कि नाम से पता लग रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जो भी सिस्टम कोई भी हो जिसमें हीट और मास किसी का भी ट्रांसफर नहीं होता है, वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम समझ गए क्या? ओपन सिस्टम, इतना ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इसके हीट ट्रांसफर, टेम्परेचर, हीट और मास। ठीक है, जिसमें हीट और मास दोनों का ट्रांसफर हो वो हमारा ओपन सिस्टम कहलाता है। इसमें ओनली हीट का ट्रांसफर हो, मास का नहीं होता है, वो हमारा क्लोज सिस्टम कहलाता है। जिसमें हीट मास दोनों का ट्रांसफर नहीं होता है, वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो आशा समझ गए होंगे आप ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ज़्यादा गहराई में जाना नहीं है, बस बेसिक बेसिक हमको समझ आ जाए। बेसिकली हम लोग करना क्या है? क्वेश्चन को टैकल करना है, क्वेश्चन आएगा तो हम कर देंगे। ठीक है, ओपन क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सबसे पहले जानिए हम प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ मतलब जैसे कि बोला जाए दोस्तों कि आपकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो आप क्या बताएंगे? मतलब आपके अंदर जो गुण होते हैं, आपके जो मतलब स्पेसिफिक जो आपको डिस्क्राइब करते हैं, आपकी मतलब आदतें, ठीक है, आपके बोलचाल का तरीका या फिर आपके व्यवहार, उन सबको तो वो क्या कहते हैं? वो आपकी प्रॉपर्टी कहलाते हैं। ऐसे ही अगर किसी सिस्टम की प्रॉपर्टी बतानी है तो सिस्टम की प्रॉपर्टी में हमारा उसके जो स्थिति को दर्शाएगा, उसकी जो सिचुएशन को बताएगा, स्टेट को बताएगा कि उस सिस्टम की स्टेट क्या है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़। मतलब किसी भी थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाता है? थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी इज एनी कैरेक्टरिस्टिक, ये कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ अ सिस्टम दैट कैन बी असाइन टू न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका दोस्तों कि थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टी सिंपली हमारे किसी भी चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक को बताती हैं, किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक को बताती हैं जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, दैट कैन बी असाइन टू अ न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में भी बदला जा सकता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में हम दर्शा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू में भी दर्शा सकते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि दीज प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब द कंडीशन और स्टेट ऑफ द सिस्टम। जैसे मैंने बताया ना दोस्तों तुम्हें कि ये प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब द कंडीशन और स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये हमारी इस सिस्टम के कंडीशन और स्टेट को बताती हैं। जैसे कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, वॉल्यूम हो गया, ये हमारी क्या है? ये थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज है। ये हमको मतलब उसी सिस्टम, किसी सिस्टम की स्टेट और कंडीशन को बताती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ होती किस टाइप, कितने टाइप की। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जो थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं उनके टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 2 टाइप से डिस्क्राइब करते हैं हम, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब जैसे पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ इंटेंसिव एक्सटेंसिव के बारे में, यहाँ भी बोल देता हूँ कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। तो इंटेंसिव जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है सिस्टम के मास के, सिस्टम के मास ना कह के उसके सिस्टम के साइज बोल सकते हैं। मतलब सिस्टम के अंदर जो भी कंटेंट रहता है, सिस्टम कोई भी सिस्टम हो गया, ठीक है, कोई भी सिस्टम आप यहाँ ले लो, ठीक है,
इसके जो कंटेंट हो गया, इसके अंदर जो भी मटेरियल भरा है उसके साइज जो मतलब जो मटेरियल है उस मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है उस पर डिपेंड ना करती है, तो उसको क्या कहलाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो इस पर डिपेंड करता है वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक और तरीके की प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जब किसी भी सिस्टम के कंटेंट जो भी इसमें रहेगा, सिस्टम में कोई भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, कोई भी लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, इस सिस्टम के स्पेसिफिक मास की बात की जाए, स्पेसिफिक मास की बात की जाए, मतलब उसके किसी एक यूनिट मास की है, मतलब 4 kg। अब इसमें मान लो इसमें कुछ भी है 100 kg का मटेरियल था, ठीक है, अब 100 kg में से हम केवल 10 kg उसका जो होगा, 10 kg जो होगा उस पर स्टडी करेंगे, तो इस केस में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी इस 10 kg की प्रॉपर्टीज़, वो हमारी क्या कहलाएंगी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। ठीक है, वो क्या कहलाती है, हमारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज निकलती कैसे हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज कैसे निकलती हैं, जैसे कि वॉल्यूम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम को अगर मॉस से डिवाइड कर देंगे, मतलब कोई भी वॉल्यूम हो गया यानी कि कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, उस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से अगर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मास भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, अगर उसको कर देंगे तो हमारी हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम को दर्शाएगा। क्या को दर्शाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम को दर्शाएगा। ठीक है, अब स्पेसिफिक वॉल्यूम को दर्शाएगा, और ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को आपस में करते हैं तो वो आप निकल के आता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। कई बार क्वेश्चन में घुमाने के लिए दे देता है वो कि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास से डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज समझ में आ गई क्या होती हैं। थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज हमारी किसी भी सिस्टम की स्टेट और कंडीशन को दर्शाती हैं, जो प्रॉपर्टीज हमारी सिस्टम के स्टेट कंडीशन और स्टेट को दर्शाती हैं, वो हमारी क्या कहलाती हैं, थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। ठीक है, और उसके बाद में दो तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके एग्जांपल भी देख सकते हो, एग्जांपल जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये सब क्या है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम हो गया, ठीक है, मास हो गया, ठीक है, ये सब हमारी क्या है, हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब सिंपल सी चीज़ है, जो मास पे डिपेंड करेगा, जो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, वो हमारा क्या होगा, वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, और जो उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा वो हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर मान के चलो, अब 10 kg मटेरियल अगर किसी सिस्टम में है, तो 10 kg 10 लीटर जो भी हो सकता है, ठीक है, उसका मान के चलो 1 kg का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 10 kg का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा, तो वो डिपेंड नहीं करता है मास कितना है, क्या है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा प्रेशर है, प्रेशर पूरे सिस्टम में 5 kg है, ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि उसमें हमारा 2 kg होगा या 5 kg होगा, उस पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि प्रेशर हमारा यूनिवर्सल रहता है। ठीक है, तो वो हमारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। और हमारे जैसे वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम हमारा मास पर डिपेंड करता है, हमारा जैसे मास कम होगा मतलब उसकी क्वांटिटी कम होगी तो वॉल्यूम कम होगा, क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो बेसिकली क्वांटिटी पे जो निर्भर करे वो हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है, और जो क्वांटिटी पे हमारा डिपेंड नहीं करता है वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शन। फंक्शंस क्या होते हैं, थर्मोडायनामिक्स में फंक्शन की बात करते हैं, जैसे कि सबसे पहले होता है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन को पॉइंट फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेट फंक्शन को हम पॉइंट फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पॉइंट फंक्शन भी बोला जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, जो भी अगर प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज हो रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी, लेट सपोज टेम्परेचर ही मान लो, ठीक है, टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है, डेल्टा टी से डिनोट कर देना टेम्परेचर चेंज को, अगर चेंज हो रहा है, अगर वो ओनली इनिशियल और हमारी फाइनल स्टेज, इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड करता है, अगर हमारा किसी भी प्रॉपर्टी में चेंज इनिशियल और फाइनल स्टेज पे ही डिपेंड करता है, उसे पास से मतलब नहीं है, उसे प्रोसेस से मतलब नहीं है, कौन सी प्रोसेस किस तरीके से हुई क्या, उसे उस सबसे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उससे ओनली इनिशियल और फाइनल स्टेज से मतलब होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, स्टेट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमारे पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन सिंपली उसका उल्टा हो जाएगा। पाथ फंक्शन क्या है, वो उसके सिस्टम के प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, सिस्टम के प्रोसेस पे, यानी कि उसका पाथ क्या है, किस पाथ से जा रहा है, मतलब अगर हमारी कोई रिएक्शन हो रही है तो वो ए टू बी अगर बन रहा है, तो अगर ए टू बी बन रहा है डायरेक्ट, तो ए और बी अगर इसको ही दिमाग में रखा जाए तो हमारा स्टेट फंक्शन कहलाएगा। अगर हम ए टू सी टू वी, अब हमारा अगर ए टू बी बन रहा है, तो अगर हम सी को भी कंसीडर कर लेंगे तो ये पूरा जो है हमारा पाथ फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि दोस्तों एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हम ट्रैक पे जाते हैं, ठीक है, ट्रैक पे जाते हैं, पहाड़ चढ़ते हैं, ठीक है, तो दोस्तों अगर जो पहाड़ का हाइट है, ठीक है, पहाड़ का हाइट है जो एलिवेशन बोलते हैं दोस्तों, अगर उसको केवल कंसीडर किया जाए, जैसे बोलते हैं ना कि 14,000 फीट पे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों, सुना होगा 14,000 13,000 फीट पे जा रहे हैं,
तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब जो हमारा इनिशियल और फाइनल पे ही डिपेंड करेगा, मतलब जो हम जहाँ से स्टार्ट किए, जहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट किए हैं वहाँ, और जहाँ हमारा सबमिट होगा, मतलब जहाँ हम ट्रैक को ख़त्म करेंगे, ठीक है, वहाँ, वो उन दोनों चीज़ों से मतलब है, हमें बीच से मतलब नहीं है, बीच में हमने क्या किया, ऐसे गए या फिर ये रास्ता लेके गए, या फिर हम ये रास्ता लेके गए, या हम ऐसे घूम घाम के इस तरीके से ये रास्ता लेके गए, तो वो बेसिकली रास्तों पर निर्भर नहीं करेगा, उसको मतलब क्या रहेगा, केवल ये फाइनल पॉइंट और ये हमारा इनिशियल पॉइंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो, और जहाँ हम ख़त्म करेंगे वो, इन दोनों पे ही केवल निर्भर करेगा, तो वो हमारा क्या होगा, स्टेट फंक्शन। अब बात कर लेते हैं हम पाथ फंक्शन की। पाथ फंक्शन क्या होगा, पाथ फंक्शन क्या होगा, हम जैसे कि बात कर रहे थे, हम सबसे पहले जहाँ हम सबमिट करेंगे वो, और जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो, ठीक है, उसके बीच में हम अगर इसको भी देखें, जो हमारे वर्क डन होता है, मतलब जो चलने में हमारा वर्क डन होता है, जो हमारी एनर्जी लगती है, वो हमारी क्या होती है, पाथ फंक्शन होती है। वो क्यों पाथ फंक्शन होती है, क्योंकि वो हमारे रास्ते पर डिपेंड करेगी, क्योंकि हम अगर ये शॉर्ट लेके जाएंगे तो हमारा क्या रहेगा, कम एनर्जी लगेगी। लेट सपोज हम तो ये इस तरीके से बड़ा रूट लेके जाएंगे तो हमारी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो क्या बेसिकली रास्ते पर निर्भर कर रही है ना, रास्ता जैसे जैसे हमारा बड़ा होता जा रहा है तो हमारी एनर्जी बढ़ती जा रही है, और रास्ता कम हो रहा है तो हमारी एनर्जी कम लग रही है उसमें, ठीक है, तो वो क्या हमारा कहलाएगा, पाथ फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो आशा है आपको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन समझ में आएगा। स्टेट फंक्शन मतलब इसको पॉइंट फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको पॉइंट फंक्शन भी बोलते हैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोस्तों, आराम से पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में इस से रिलेटेड आएगा तो आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, उनको भी प्रैक्टिस कर लेना, साथ साथ अपनी जो भी बुक से अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, बुक से या ऑनलाइन जो भी जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। अब इससे क्या होगा कि अब आप अगर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, बेसिकली हम ध्यान क्या दे रहे हैं, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा तो हम क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करके आने की हिम्मत रख पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए आगे हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स लॉ के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स लॉ बेसिकली आपने सुना होगा सर दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स लॉ के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या होते हैं, ठीक है, जो हमारी प्रॉपर्टीज़ के बीच में रिलेशन दिखाते हैं। जो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बीच में रिलेशन बताते हैं, कि मतलब किसी भी सिस्टम को, या आइडियल सिस्टम, रियल सिस्टम कोई भी हो, वो उस सिस्टम को हम आधार मानकर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बीच में जो हमारा रिलेशन देता है वो हमारे थर्मोडायनेमिक्स लॉज होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स लॉ बेसिकली 3 लॉज होते हैं, होते दो लॉ है, मतलब तीसरा बाद में आया, तो 3 लॉ, टोटल कितने लॉ होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के, टोटल कितने लॉ होंगे, 3 लॉज होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के कितने लॉज होते हैं, 3 लॉज होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। ये क्या स्टेट करता है, ये करता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब क्या दोस्तों, मतलब एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको सॉरी दोस्तों, एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है, बल्कि उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। मतलब अगर ये हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स की एनर्जी हमारी कांस्टेंट है, वो एनर्जी कांस्टेंट है, बस क्या है कि उस एनर्जी के फॉर्म में हम चेंज करते रहते हैं। वो कभी एनर्जी वर्क डन के उसमें हो जाती है, कभी इंटरनल एनर्जी। अब इसको बेसिकली डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट आप देखेंगे ये फार्मूला दे रखा है, डी यू क्यू माइनस डब्ल्यू, ठीक है, डी यू क्यू माइनस डब्ल्यू। डी यू क्या होता है दोस्तों, डी यू डेल्टा यू बोलते हैं इसको, इंटरनल एनर्जी में चेंज। जो डी यू होता है वो हमारा इंटरनल इंटरनल एनर्जी में चेंज को दर्शाता है, ठीक है। क्यू हमारा हीट ट्रांसफर रेट को बताता है, डब्ल्यू हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम बताता है। अब बाय द सिस्टम इसमें भी 2 चीज़ है, ये वर्क डन जो होता है दोस्तों, ये डब्ल्यू जो होता है, अगर ये पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव रहेगा, 2 तरीके से है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो मीन्स क्या है, इसका मतलब है सिस्टम के द्वारा काम किया गया है, मतलब सिस्टम के द्वारा काम किया गया, मतलब बाय द सिस्टम। और अगर प्लस की बात करेंगे तो टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम पे काम किया गया है, सिस्टम पे काम किया गया है। तो सिंपली दिमाग में डालना है बस कि अगर सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है तो ये माइनस होगा, और सिस्टम पर काम किया जाता है तो ये प्लस होगा। तो ये फार्मूला हमारा निकलता है कि डी यू इज इक्वल क्यू माइनस डब्ल्यू। इसका मतलब क्या है कि जो हम एनर्जी देंगे, ठीक है, जो भी हम एनर्जी देंगे सिस्टम में, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा, सिस्टम की कोई भी एनर्जी होगी, लेट्स सपोज यहाँ कोई सिस्टम है, इसकी कोई अपनी एनर्जी होगी, ठीक है, इसकी कोई एनर्जी होगी, या फिर हम एडिशनल सोर्स से कोई एनर्जी दे रहे होंगे, जैसे कि कोई हीट अप कर रहे होंगे, या फिर हम प्रेशराइज कर रहे होंगे, ठीक है, तो किसी भी तरीके से हम इसको एनर्जी दे रहे हैं, या फिर इसके अंदर जो एनर्जी है वो सब एनर्जी क्या है कि उसकी कुछ अपनी एनर्जी है। तो उस एनर्जी को अगर देखा जाए, तो अगर हम उस पर सिस्टम पे वर्क करते हैं तो वो जो एनर्जी होती है वो जो हीट में चेंज आता है, जो ट्रांसफर होगा इसका कुछ, जब यहाँ पे हम सिस्टम है, वो भी सिस्टम है, ये सिस्टम लगा है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें सिस्टम में हम अगर प्रेशराइज करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, इसमें कुछ हीट जनरेट होगा,
ठीक है, कुछ इसमें क्या होगा, वर्क डन होगा। क्या होगा, वर्क डन होगा, मतलब कुछ काम होगा। मतलब अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा इसका सॉरी दोस्तों, जब हम इस पर वर्क करेंगे, सपोज हमने यहाँ कुछ वेट रख दिया, ठीक है, ये तो 12th का ही कॉन्सेप्ट है, बेसिक होना चाहिए, ठीक है। वर्क डन हुआ, ठीक है, तो दो तरीके की एनर्जी मिली हमें, हीट और वर्क एनर्जी, ठीक है। तो इन दोनों का योग, जो हीट और वर्क एनर्जी का योग जो होता है वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। मतलब सिस्टम की जो एनर्जी चेंज हुई वो हमारे बराबर होगी हीट जनरेशन और वर्क डन में, ठीक है। अब वर्क डन क्या होता है दोस्तों, वर्क डन जो हमारा होता है जिसको डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, उसको बेसिकली हम पी डेल्टा वी से डिनोट करते हैं। पी डेल्टा वी से मतलब जो हमारा वर्क डन होता है वो हमारा या तो प्रेशर बढ़ाने में काम में आएगा या फिर हमारा वॉल्यूम बढ़ाने में काम में आएगा, ठीक है। या तो प्रेशर बढ़ाने में, घटाने में, या फिर वॉल्यूम बढ़ाने या घटाने में, ठीक है। तो इन दोनों में काम आता है। तो डब्ल्यू जो हमारा होता है वो पी डब्ल्यू, डब्ल्यू हमारा जो होता है वो पी डेल्टा बी के बराबर होता है, पी डेल्टा वी के बराबर होता है, ठीक है। जो डब्ल्यू होता है हमारा पी डेल्टा बी के बराबर होता है। आगे डिस्कस करेंगे इस पर और आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लॉ हमारा क्लियर हो गया, समझ आ गया। फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। ये क्या स्टेट करता है, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं। आगे हम सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ बेसिकली क्या बताता है, सेकंड लॉ हमारी जो प्रोसेस होती है, जो भी कोई भी प्रोसेस हो रही है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है, उस प्रोसेस की डायरेक्शन और फिजिबिलिटी के बारे में बताता है, उसकी डायरेक्शन और फिजिबिलिटी के बारे में बताता है, वो रिएक्शन कितनी स्टेबल है और वो किस दिशा में हो रही है, वो हमारा क्या बताता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाना नहीं है, वैसे सेकंड लॉ का अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मगर इतना डीप में जाना नहीं है क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमें कम से कम समय में क्रिस्प प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। तो कम से कम पढ़ के ज़्यादा अच्छा करके आना है, ठीक है। आगे बात करते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी जो है वो हमारे सेकंड लॉ में ही बताया गया है, एंट्रोपी क्या होता है, ठीक है। तो एंट्रोपी बेसिकली क्या होता है, एंट्रोपी जैसे कि यहाँ दिया भी गया है, एंट्रोपी अ मेजर ऑफ रैंडमनेस, मेजर ऑफ रैंडमनेस, ठीक है, और डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। मतलब कोई भी सिस्टम है, ठीक है, इसके कुछ अपने आप से एटम होंगे, जो भी सिस्टम में कंटेंट रहेगा, जो भी क्वांटिटी रहेगी, कोई भी सिस्टम में मटेरियल रहेगा, उसके जो एटम लेवल पे जो होते हैं, एटमिक लेवल पे, आपको नहीं दिखेंगे दोस्तों, उसके एटमिक लेवल पे जो रैंडमनेस रहेगी, ठीक है, वो रैंडमनेस रहेगी, उसको हमारा क्या बताता है, एंट्रोपी बताता है, ठीक है। उसकी रैंडमनेस मतलब जो एटम है उनकी रैंडमनेस के बारे में जो मेजर करता है वो हमारा एंट्रोपी बताता है, ठीक है। द आगे क्या बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है ये, आगे बोल रहा है द टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स मस्ट इंक्रीज फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब क्या है दोस्तों, समय समय के साथ, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है हमारा, ठीक है, उसके साथ साथ हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, उसकी यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, जो भी यूनिवर्स है, यूनिवर्स की एंट्रोपी हमारा हमेशा बढ़ती जा रही है, हमेशा बढ़ती जा रही है। मतलब जो समय के साथ चेंज है उसका एंट्रोपी का डेल्टा एस, अगर उसको समय के साथ चेंज देखेंगे टाइम के साथ में, तो वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो है, मतलब वो कंटिन्यूस हमारी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपल, ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, बस ये रखना है कि समय के साथ साथ एंट्रोपी जो है वो बढ़ती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आएगा तो बस इसी पे आएगा, समय के साथ साथ एंट्रोपी बढ़ती है, घटती है, कांस्टेंट रहती है, तो आपको क्या करना है, एंट्रोपी हमेशा समय के साथ साथ बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट द ऑब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। इसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या बताया है बेसिकली कि जो एंट्रोपी है हमारी, ठीक है, एंट्रोपी अगर कोई भी परफेक्ट क्रिस्टल मटेरियल है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन मटेरियल है, ठीक है, ये परफेक्ट क्रिस्टलाइन मटेरियल है, तो इसको अगर सब जीरो टेम्परेचर, सब जीरो टेम्परेचर क्या होता है हमारा, 0 डिग्री केल्विन, 0 डिग्री केल्विन, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में कहेंगे 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में, ठीक है, माइनस 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो सब जीरो टेम्परेचर होता है। अगर किसी भी सिस्टम, ठीक है, अगर सिस्टम को सब जीरो टेम्परेचर में लेके जाते हैं, ठीक है, और वो मटेरियल जो है वो क्रिस्टलाइन है, परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, ठीक है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, ये सबके लिए लागू नहीं होता है, ये हमारा परफेक्टली क्रिस्टलाइन मटेरियल के लिए लागू होता है, ठीक है। परफेक्टली क्रिस्टलाइन मटेरियल जो होता है उसको अगर सब जीरो टेम्परेचर पर ले जाएंगे तो उस केस में क्या है, इसकी जो एंट्रोपी में चेंज होगा वो हमारा जीरो होगा, ठीक है। एंट्रोपी में चेंज हमारा क्या है, जीरो होगा, ठीक है। ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी हाइपोथेटिकली स्टडी की गई है कि जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन अगर मटेरियल कोई रहेगा हमारा, तो उसको अगर सब जीरो टेम्परेचर में लेके जाएंगे तो हमारा एंट्रोपी में चेंज जो है वो जीरो रहेगा, ठीक है दोस्तों। एंट्रोपी समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम गिब्स फिन एनर्जी। गिब्स फिन एनर्जी, इसका भी एक अलग से कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने के लिए 3 से 4 क्लासेस की ज़रूरत रहती है, बट फिर भी हम यहाँ पे एक बेसिक छोटा सा समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये क्या है, ये हमारी एंथैल्पी और एंट्रोपी उन दोनों में रिलेशन को बताता है।
क्या बताता है, एंथैल्पी और एंट्रोपी। एंथैल्पी अब ये नीचे बात करेंगे हम, एंथैल्पी क्या होती है। एंथैल्पी बेसिकली हीट का एक पार्ट होता है। हीट चेंज होती है सिस्टम की, किसी सिस्टम की हीट में चेंज होता है, वो हमारा एंथैल्पी के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने रिलेशन दिया है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी इन्होंने दिया है कि जो एंथैल्पी है, अगर उसमें से एंथैल्पी को अगर उसमें से फिर से हाँ, तो इसमें इन्होंने बताया कि जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी में से अगर चेंज इन एंट्रोपी इसको घटा दिया जाए एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तब वो हमारी गिब्स फ्री एनर्जी बताती है। अब ये हमारी रैंडमनेस को बताती थी, क्या एंट्रोपी हमारी क्या को बताती थी, रैंडमनेस को बता रही थी। ठीक है, और ये हमारी क्या बताएगी, इक्विलिब्रियम को बताएगी। इक्विलिब्रियम को कैसे बताएगी, अगर डेल्टा जी ही लिखा है दोस्तों, ये डेल्टा साइन यहाँ पे आ नहीं पाया तो डी जी लिखा है। अगर डेल्टा जी का मान 0 है तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम। ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम। अगर हम बेसिकली कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है, मतलब कोई भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज जरूर हो रहा है। जब चेंज हो रहा है तो मतलब क्या है, उसकी कोई ना कोई एंथैल्पी चेंज हो रही है, या फिर हमारी एंथैल्पी चेंज हो रही है, या फिर हमारी एंट्रोपी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, जी डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 से ज़्यादा या कम रहती है। ठीक है, हमेशा 0 से ज़्यादा या कम रहती है, वो कभी भी 0 नहीं होती है। ठीक है, वो कभी भी 0 नहीं होती है। मतलब डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से या तो ज़्यादा रहेगी या फिर कम रहेगी, या फिर कम रहेगी। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, डेल्टा जी हमेशा 0 से बड़ी या 0 से छोटी रहेगी, वो हमेशा कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, 0 के बराबर नहीं हो सकती, नहीं सॉरी, बराबर हो सकती है, बट जिस केस में वो बराबर होगी, जी डेल्टा जी और बी, तो उस केस में क्या है, वो इक्विलिब्रियम माना जाएगा। उस कंडीशन को क्या है, वो इक्विलिब्रियम माना जाएगा। अब ये 0 कब होगी, 0 कब होगी, जब एंथैल्पी अगर 0 हो जाए। ठीक है, और हमारी जो चेंज इन एंट्रोपी है वो 0 हो जाए, तभी तो 0 हो पाएगी। ठीक है, मगर जब हम किसी भी सिस्टम पर कुछ काम करेंगे, कोई भी सिस्टम को अगर हम एनर्जी देंगे, तो उस केस में क्या है, या तो एंथैल्पी में चेंज आएगा या फिर हमारी एंट्रोपी बढ़ेगी। ठीक है, और ये हमेशा जो कैलकुलेट की जाती है वो हमारे कांस्टेंट टेम्परेचर पे की जाती है। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पे बताया भी क्या है, इट इज़ द अल्टीमेट प्रिडिक्टर ऑफ स्पॉन्टेनिटी। मतलब स्पॉन्टेनिटी को बताती है वो, केमिकल इक्विलिब्रियम को बताती है, मतलब किसी केमिकल इक्विलिब्रियम को। देखो ये दिया भी है, डेल्टा जी जो हमारा होता है, डेल्टा जी बराबर 0 इक्विलिब्रियम। मतलब किसी भी अगर इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो वो हमारा क्या है, डेल्टा जी बराबर 0 रहेगा वहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली इससे सवाल आते हैं और कुछ नहीं। अगर मतलब कोई रिएक्शन दे देगा या कुछ दे देगा, उसमें जी की वैल्यू पूछेगा, इसके लिए जी बराबर 0 होगा, जी बराबर 0 होगा कि नहीं होगा, यही क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट थर्ड एंड इम्पोर्टेंट लॉ इसका जीरोथ लॉ। ठीक है, जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं इसको, जीरोथ लॉ क्यों बोलते हैं, जीरोथ लॉ क्यों बोला जाता है, दिमाग लगाइए थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, जीरोथ लॉ हमें क्या बताता है, जीरोथ लॉ बताता है हमें थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। किसके बारे में बताता है हमें, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेट क्या करता है, मतलब ये हमें क्या बताता है, इसके अनुसार क्या है, जीरोथ लॉ के अनुसार है कि इफ़ टू थर्मोडायनेमिक सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अ थर्ड सिस्टम, देन द फर्स्ट टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। क्या मतलब इसका, इसका मतलब है दोस्तों, हमारा कोई सिस्टम है, ठीक है, ए सिस्टम है, बी सिस्टम है और सी सिस्टम है। सपोज सी सिस्टम, 3 सिस्टम है। ये ए जो है वो सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और सी के साथ इक्विलिब्रियम में बी भी है। ठीक है, बी भी है। अगर ए और बी आपस में सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो ये बताता है कि ये ए और बी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। यही हमारा थर्ड लॉ बताता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा थर्ड लॉ बताता है। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी सिस्टम है ए, कोई भी सिस्टम है बी। लेट्स सपोज इसका टेम्परेचर था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर था 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन सिस्टम को अगर आपस में पास में रख दिया, इन सिस्टम को आपस में एक दूसरे के पास में रख दिया, ठीक है, किसी भी तरीके से इसको पास में रख दिया, तो क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल, ये एक चीज़ गर्म है एक ठंडी है, तो क्या करते हैं, आपस में रखने पे क्या है कि एक समय के बाद उन दोनों का टेम्परेचर आपस में सेम आ जाता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर जो अब सेम आ गया, दोनों का टेम्परेचर, ए और बी का टेम्परेचर, दोनों का, दो बॉडीज़ हैं, ठीक है, दो बॉडीज़ जो थी उन दोनों का टेम्परेचर अगर सेम आ गया, ठीक है, टेम्परेचर अगर सेम आ गया, तो इसी कंडीशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसके इसी कंडीशन को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है,
और ये जीरो था, समझ में आ गया। बेसिकली ये टेम्परेचर को डिफाइन करता है हमारा, यहीं से हमारा टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। और यही हमारा थर्मोडायनेमिक्स में आगे चल के जो हमारा बेड वाल टेम्परेचर, ड्राई वाल टेम्परेचर और ये थर्मोमीटर वगैरह इसके कॉन्सेप्ट को बताता है। ठीक है, ये थर्मोडायनेमिक्स का जब लेक्चर लिया जाएगा तो उसमें बहुत डीप से समझा जाएगा। अभी तो फिलहाल हमारा स्टोइचियोमेट्री का चल रहा है, तो बेसिक बेसिक हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम हीट कैपेसिटी के बारे में। हीट कैपेसिटी क्या होती है? ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और बॉडी बाई 1 डिग्री। ठीक है, क्या मतलब है कि किसी भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री केल्विन, कुछ भी जो भी ले सकते हैं, ठीक है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री तक बढ़ाने के लिए जितनी हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी हमें हीट की रिक्वायरमेंट होगी, वही हमारी हीट कैपेसिटी कहलाती है। हीट कैपेसिटी कहलाती है, क्या कहलाती है? किसी भी सिस्टम के, ठीक है, यूनिट मास का, किसी भी सिस्टम की यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हमें हीट की जरूरत पड़ती है वो हमारी हीट कैपेसिटी बताती है। ठीक है, अब इसका दोस्तों फार्मूला क्या है? सी, इसको सी से डिनोट करते हैं, हीट कैपेसिटी को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, सी इज इक्वल क्यू आई डी टी, मतलब सी इज इक्वल क्यू आई डी टी। क्यू क्या है? चेंज इन हीट। सी क्यू क्या है दोस्तों? चेंज इन हीट। ठीक है, सी हमारा बताता है हीट कैपेसिटी को, क्यू बताता है हमारा चेंज इन हीट को। ठीक है, मतलब जो उसकी हीट में चेंज आया, किसके सापेक्ष में? टेम्परेचर के सापेक्ष में, मतलब 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो हमारा क्या कहलाएगा? वो हीट कैपेसिटी है। अब हीट कैपेसिटी भी दो टाइप की होती हैं, दो क्या, एक ही टाइप की होती है, मतलब स्पेसिफिक हीट जो होती है, एक हीट कैपेसिटी हो गई, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब स्पेसिफिक अगर जुड़ गया, जैसे कि हमने देखा था दोस्तों कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जब उसके स्पेसिफिक क्वांटिटी, यानी कि मोल बेस पे हो सकता है, वो मास बेस पे हो सकता है, मतलब उसकी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी, मतलब कोई भी सिस्टम है उसके एक स्पेसिफिक क्वांटिटी को लेके अगर उसकी स्टडी की जाए तो वो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करेगा, मतलब तो एक स्पेसिफिक मास या स्पेसिफिक मोल के, स्पेसिफिक मास और स्पेसिफिक मोल के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी इस हीट कैपेसिटी देखेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगी। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दो टाइप की होती है, ये आपने देखा होगा, सीपी और सीवी, मतलब एक कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे। आपके सहूलियत के लिए दे दिया गया है यहाँ पे सीवी और सीपी क्या होते हैं। ठीक है, एक क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस बाई 1 डिग्री वाइल कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट। हाँ एक दोस्तों, एक ये जो यहाँ पे टर्म आया हमारा हीट कैपेसिटी टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। ठीक है, तो ये जो मोल ऑफ गैस बाई 1 डिग्री, अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारी जो कहलाती है मोलर हीट कैपेसिटी। क्या कहलाती है? मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब पर यूनिट मोल की यहाँ बात होगी, वहाँ पे हम क्या कहलाएंगे? मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, ये गैस के लिए यूज़ करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, उसके पर यूनिट मोल। तो अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तो हम सी, और अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं वो हमारा सी से डिनोट करते हैं। अब सी सी क्या है? मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हमारी हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। तो उस केस में क्या है? लेट सपोज हमारा कुछ अमाउंट है, ठीक है, इसके कुछ स्पेसिफिक अमाउंट की हम बात करें, यूनिट माल की बात करें, और उस केस में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, तो जितनी भी एनर्जी हम देंगे इसको, जितनी भी हीट देंगे इसको, ठीक है, उस हीट का यूटिलाइजेशन क्या होगा? इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने, मतलब अगर कम शब्दों में बोलें तो इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज होगी जो हीट देंगे, क्योंकि हमारा वॉल्यूम जो है कांस्टेंट है, वॉल्यूम में कोई चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है, तो जो भी हम हीट इसको देंगे, जो भी हम यहाँ से एडिशनल सोर्स से जो भी हीट दी हमने इसको, ठीक है, जो भी हीट हम यहाँ से देंगे, ठीक है, उसका यूज क्या होगा? इंटरनल एनर्जी के बढ़ाने में। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? जो हमारी हीट को सप्लाइड होगी वो हमारे बराबर होगी इंटरनल एनर्जी के चेंज में। ठीक है, दूसरा दूसरा बात करते हैं दोस्तों सीपी के बारे में। सीपी में हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, कोई भी सिस्टम है, ठीक है, अब उसमें हमारा क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर हमारा नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है मगर प्रेशर हमारा नहीं बढ़ रहा है। तो उस केस में हमारा जो हीट दी हमने, कोई भी हीट दी यहाँ से, हीट सोर्स जो भी लगाया, ठीक है, हीट दी, तो वो हमारा क्या होगा? डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी को तो बढ़ाएगा, साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ वर्क किया जाएगा ना दोस्तों, कोई ना कोई वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है नहीं इसमें, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, कुछ भी वॉल्यूम चेंज होगा। ठीक है, तो उस केस में हमारा यू प्लस डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, यू प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। तो ये सीपी के केस में क्या होगा? हमारा क्यू जो होता है वो किसके बराबर आ जाएगा? यू प्लस यू, जहाँ पे बात हो रही है दोस्तों डेल्टा यू ही समझना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है,
W, और Cp जो हमारा होता है डायरेक्टली के द्वारा इंटरनल एनर्जी के चेंज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि Cp और Cv का रिलेशन भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। Cp और Cv का रिलेशन कैसे, जैसे Cp हमेशा ग्रेटर देन होगा Cv के। क्यों ग्रेटर देन होगा, क्योंकि Cp हमारा इंटरनल एनर्जी में चेंज तो कर ही रहा है, साथ साथ कुछ वर्क भी कर रहा है, कुछ वर्क डन भी हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में हमारा Cp का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ज़्यादा होता है Cv से, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से इसका वो और अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल बेसिक ही समझना है, हमें ये बस याद रखना है कि Cp हमें हमेशा बड़ा होता है हमारा Cv से, ठीक है। साथ साथ एक ये मेयर का इक्वेशन होता है, मेयर इक्वेशन होता है, इसको Cp माइनस Cv बराबर आर, ये भी एक रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन भी आते हैं और डायरेक्टली भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, Cp माइनस Cv बराबर आर, आर वही है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है, 8.314 वाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमने क्या समझ लिया, हीट कैपेसिटी के बारे में, Cp और Cv के बारे में, उनका रिलेशन क्या है, ठीक है, और ये होते क्या है, ठीक है, और हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये सब। ये पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और इसके जैसी बहुत सारी अच्छी अच्छी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी, शॉर्ट क्रिस्प एकदम, मतलब चीट सीट बोल सकते हो इसको, कि एग्जाम से कम समय में आप पढ़ के जाएंगे तो काफ़ी हद तक अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। और आगे कमेंट में बता सकते हो, कोई भी अगर दिक्कत परेशानी कुछ भी है कमेंट में भी बता सकते। चलिए आगे बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। जो भी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस होती है, मतलब किसी भी प्रोसेस में अगर टेम्परेचर, प्रेशर या फिर वॉल्यूम या फिर किसी भी थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, वो हमारी थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बोलाते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस बोलते हैं उसको, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस क्या होती है हमारी, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस भी अलग अलग टाइप की होती हैं। नंबर वन हम बात करेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस की। आइसोबैरिक प्रोसेस दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो प्लस बारिक, ठीक है। अब बार का प्रेशर को दर्शाते हैं ना, बार बार प्रेशर की यूनिट होती है। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, आइसोबारिक, आइसो मतलब कांस्टेंट, बार मतलब प्रेशर, ठीक है। मतलब जहाँ पे हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है, जिस प्रोसेस में हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहता है वो हमारी आइसोबैरिक प्रोसेस कहलाती है। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है वो हमारी आइसोबैरिक कहलाती है। मतलब द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल एक्सचेंज हीट एंड वर्क, मतलब जब हीट और वर्क का एक्सचेंज हो रहा होता है तो उस केस में हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसके ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहलाते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, क्या कहलाते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस, ठीक है। इस केस में क्या होता है, बोथ क्यू एंड बार डबली नॉन जीरो, मतलब इस केस में अगर कोई काम हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में केवल प्रेशर ही कांस्टेंट है ना, हमारा केवल प्रेशर ही कांस्टेंट है। तो उस केस में क्या होगा, हमारा क्यू और डब्लू हमेशा नॉन जीरो रहेंगे, मतलब ये जीरो के बराबर नहीं रहेंगे, हमेशा जीरो के बड़े या छोटे रहेंगे, ठीक है। और साथ साथ द वर्क डन इज सिंपली द प्रेशर मल्टीप्लाई द, ये तो पहले बता चुके हैं, ठीक है। डब्लू जो होता है हमारा क्या होता है, पीडीवी के बराबर होता है, डब्लू को हम कैसे करते हैं, पीडीवी के बराबर। अब इस केस में क्या है, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, तो जो भी वर्क करेंगे वो हमारा किसके लिए यूटिलाइज होगा, वो हमारा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए यूटिलाइज होगा, वॉल्यूम में चेंज के लिए यूटिलाइज होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल भी देख लो, वाटर बॉइलिंग इन ओपन पॉट, ठीक है। मतलब किसी भी ओपन पैट में अगर बॉयल हो रहा है तब क्या है, प्रेशर तो कांस्टेंट ही है ना, वहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हो रहा है, बट जो उसको हम वर्क कर रहे हैं, मतलब जो भी हीट दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या हो रहा है, वो उसके बॉइलिंग के लिए काम में आ रहा है, मतलब उसके वॉल्यूम में चेंज कर रहा है, वॉल्यूम कम कर रहा है, या वेपराइजेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये इससे समझ सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होती है हमारी आइसोकोरिक प्रोसेस, सेम उसी तरीके की है, ठीक है। यहाँ पे आइसो का मतलब कॉन्स्टेंट, ठीक है, कोरिक जो रिलेट करता है वो हमारा वॉल्यूम को रिलेट करता है, ठीक है। तो क्या है, अगर हमारा कांस्टेंट, जहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, जहाँ पे वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहता है, उससे हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, जहाँ वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जब डेल्टा वी जीरो है, अब हमारा नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम, क्योंकि डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पीडीवी, क्या होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, पीडीवी, ठीक है। अब डीवी हमारा क्या है, जीरो, क्योंकि हमारा कोई वॉल्यूम में चेंज हो नहीं रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट रख रहे हैं हम यहाँ पे, तो हमारा जो वर्क डन वो है वो भी हमारा जीरो हो जाएगा, वर्क डन हमारा क्या होगा इस केस में, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, आइसोकोरिक के प्रोसेस में वर्क डन हमारा क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो उस केस में जो हमारी हीट जो है, जो भी हीट देंगे हम किसी भी सिस्टम को, जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर सिस्टम को हीट देंगे, ठीक है, वो हमारी इंटरनल एनर्जी जो है उसके चेंज के लिए जिम्मेदार होगी, मतलब उसकी टेम्परेचर तो घटा बढ़ा सकती है, बट उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, उस पर कोई वर्क डन नहीं होगा। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, हीटिंग अ गैस इनसाइड अ रिजिड सील्ड कंटेनर, मतलब कोई भी कंटेनर है बिल्कुल बंद है, ठीक है, कोई भी लीकेज वीकेज नहीं है इसके अंदर कोई गैस है, अब इसके अंदर कोई भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें क्या होगा, इसका प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बल्कि इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, वॉल्यूम हमारा जितना है इसके अंदर उतना ही रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमारा क्लोज सिस्टम है, तो इससे हमारा मटेरियल कोई भी ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है, तो हमारा वॉल्यूम जीरो रहेगा। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट होती है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है।
आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। ये बेसिकली हमारा इसमें नेक्स्ट क्या है कि फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या पे डिपेंड करती है, बताया था ना, इंटरनल एनर्जी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब चेंज इन टेम्परेचर तो हमारा जीरो हो गया, चेंज इन टेम्परेचर हमारा क्या है, जीरो हो गया। ठीक है, तो इस केस में हमारी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हीट हमने ऐड की, ठीक है, हीट एडेड मस्ट इक्वल टू वर्क, मतलब जो हीट हमने ऐड की उसमें इंटरनल एनर्जी में चेंज ना करके पूरी जो है वर्क डन में ले ली। हम फर्स्ट लॉ हम थर्मोडायनामिक्स का पढ़े हैं ना, क्यू बराबर क्या था, ये था ना, ये फर्स्ट लॉ था। ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल क्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, अब हमने जो हीट दी उसको, ठीक है, अब हीट केस में अब क्या है, हमारा इंटरनल एनर्जी जीरो है क्योंकि हमारे टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारा जो भी क्यू जाएगा, सप्लाई जाएगा, वो हमारा वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी इंटायरली हीट देंगे वो हमारी वर्क डन में ही खर्च होगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी दे दिया यहाँ पे, गैस स्लोली एक्सपेंडिंग इन कंटेनर इमर्स इन लार्ज एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। बात ये पढ़ लेना, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करें हम आइडियाबैटिक प्रोसेस की, इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। आइडियाबैटिक प्रोसेस बहुत आता है नाम। ठीक है, आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है जिसमें कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कोई हमारा हीट का एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब नो हीट एक्सचेंज, मतलब ऐसी प्रोसेस जिसमें हीट का एक्सचेंज जीरो होता है उसको हम आइडियाबैटिक। अब हीट का एक्सचेंज जीरो मतलब क्यू की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, जब हीट का एक्सचेंज जीरो है तो हमारी क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब ये परफेक्टली इंसुलेटेड हो। कोई भी सिस्टम मान लो, ठीक है, कोई पाइप मान लो या फिर कोई भी रिएक्टर मान लो या कोई वेसल मान लो, ऐसा वेसल जो कम्प्लीटली इंसुलेटेड है। इंसुलेशन देखा होगा ना, अगर इंडस्ट्री में देखा होगा, इंसुलेशन एक बाहर से हीट लॉस को कम करने के लिए लगाते हैं हम, तो इंसुलेशन ऐसा इंसुलेशन लगा दिया जिससे हीट लॉस हो ही ना हमारी। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर इसका टेम्परेचर सॉरी करो, क्यू जो उसकी क्यू की वैल्यू है अगर 5 जूल है तो 5 जूल ही रहेगी। ठीक है, उसको टाइम समय के सापेक्ष में उसमें चेंज नहीं आएगा, उसके समय के सापेक्ष में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हमारा आइडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर क्यू की वैल्यू जीरो होती है। अब क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो मतलब क्या है, क्या आया था, क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या है, क्यू बराबर कितना होता है, क्यू बराबर यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, क्यू की वैल्यू हमारी यहाँ पर जीरो हो जाएगी तो हमारे यू की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस डब्ल्यू। मतलब जो भी हम काम करेंगे, ठीक है, मतलब कोई भी हम काम करेंगे, कोई भी वर्क डन किया जाएगा, कम्स फ्रॉम इंटरनल एनर्जी, जो भी इंटरनल एनर्जी है उसके कारण ही काम होगा। चाहे सिस्टम के द्वारा जो भी काम किया जाएगा वो हमारा इंटरनल एनर्जी के द्वारा ही काम होगा, क्योंकि उसमें हम हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हीट हमारी जीरो है। ठीक है, समझ आ गया, इसका एग्जाम्पल भी पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट एक और बचा है हमारा, ये होता है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। बेसिकली क्या है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस जो है वो हमारा आइडियाबैटिक प्रोसेस, यहाँ लिखा भी है देखिए, आइडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। मतलब हीट जीरो हो जाए हमारी, ठीक है, डब्ल्यू जीरो हो जाए और डेल्टा यू जीरो हो जाए। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन को मैच करता है किसी एक ही, उसमें एंथैल्पी जीरो होती है। ठीक है, उसकी एंथैल्पी भी जीरो हो जाती है, तो ऐसे केस को क्या कहते हैं, हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस कहते हैं। आइसेंथैल्पिक वही है एंथैल्पी जिसकी जीरो हो गई। अब ऐसे एंथैल्पी किस केस में जीरो होगी, एंथैल्पी उसी केस में जीरो होगी जब ना तो उसको कोई हीट सप्लाई करी जाए, ना तो उससे हीट कुछ ली जाए, मतलब क्यू बराबर जीरो, ना तो उस पर काम करा जाए, मतलब कोई भी, ना तो सिस्टम पर काम किया जाए, ना सिस्टम द्वारा कोई काम किया जाए। ठीक है, और डेल्टा यू उसकी इंटरनल एनर्जी में भी कोई चेंज ना हो। ठीक है, इस केस में अगर इन तीनों की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाएगी तो हमारी एंथैल्पी भी जीरो हो जाएगी। तो एंथैल्पी जीरो हो जाएगी तो हमारी क्या कहलाएगी, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। तो आशा है दोस्तों आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छे से कोशिश की है मैंने समझाने की, किसी भी तरीके की अगर त्रुटि हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर किया करो, जिससे कि अच्छे से वो लोग भी अपनी तैयारी कर सकें और मतलब अपना एग्ज़ाम निकाल सकें, और अपने दोस्तों जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन मैं डाल के देता हूँ, तो जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने कुछ क्वेश्चन भी दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इन्हें भी बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब ऐसे जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने के चांसेस हैं वही क्वेश्चन है, तो इनको भी डाउनलोड कर सकते हो इस पीडीएफ को। इसके लिए आपको बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा है आपको क्लास पसंद आई होगी। काफ़ी बीच में गैप हो जा रहा है, वो किसी कारणवश हो जा रहा है कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं भी वर्किंग हूँ, तो टाइम मैनेज करने में थोड़ा इशू हो जा रहा है। तो मगर कोशिश कर रहा हूँ मैं, और बहुत जल्दी रेगुलर क्लास आएंगी,
आप बेफिक्र रहिए, सारे सब्जेक्ट जो भी हमारे मतलब टेक्निकल में या नॉन टेक्निकल में, टेक्निकल तो बेसिकली सारा कवर करेंगे ही करेंगे एग्जाम से पहले पहले, जो भी टेक्निकल का सिलेबस है वो बड़े अच्छे से कवर करेंगे। सेम इसी तरीके से हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का जो तरीका है उसी तरीके से करेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट को बिल्डिंग करके ही हम आगे बढ़ेंगे। हम ऐसा नहीं है कि और क्लासेज जो और लोग हैं जैसे कि क्लासेस लेते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो मतलब कुछ नहीं, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेके आते हैं, बस उस पर टिक 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 मारते चले हैं। टिक मारने से कुछ नहीं होगा, टिक तो आप भी मार लोगे, तो उसके लिए कोई वीडियो देखने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, बेसिकली क्या है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो एक बार को फिर कितना भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम उसको कर जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और साथ साथ जो कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है हमारा टेलीग्राम ग्रुप वो ज्वाइन करो। तो साथ साथ हम बहुत अच्छे पीडीएफ्स आप उसमें डालते रहते हैं जो आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। आपकी ना कि केवल एग्जाम की तैयारी में, बल्कि आपकी जीडी जो होने वाला है या फिर इंटरव्यू होने वाला है उसके लिए भी बहुत, क्योंकि आप बेसिकली ये फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, तो फ्रेशर्स को इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ पता रहता नहीं, तो उसके लिए क्या है, इंडस्ट्री बेस्ड जो नॉलेज होती है उसके लिए हम आगे क्लास भी लेके आएंगे, बट साथ साथ हम कुछ पीडीएफ्स डालते रहते हैं, तो उनको भी पढ़ते रहो जिससे कि आपको बेसिक एक आइडिया लग जाए क्या होता है कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, चलते हैं। थैंक यू, जय श्री राम।